एक टाइम वो भी आया कि 10 रुपए भी नहीं थे जेब में कि बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं। इसी तरह बस वो दिन गुजरे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मुहतरमा मौजूद हैं, यकीनन ये सभी जानते होंगे इनको। ज़बरदस्त लाइफ के नाम से इनका चैनल है और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 से ज़ायद चैनल्स के ऊपर इनकी स्टोरी जो है वो चल चुकी है। तो आज हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकालें, तो हम इनके पास पहुँचे हैं इनकी स्टोरी सुनने के लिए। वही स्टोरी है जो पहले आप सुन चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो ऑर्डनरी जो है ना सुनने की, वो बातें जो आज तक ना किसी ने की हैं ना किसी ने सुनी है, वो कोशिश करेंगे इनके दिल से निकलवाने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, स्टोरी आपकी चूँकि बहुत से चैनल पे चल चुकी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने पहले नहीं बताई, तो आपने हमें स्टोरी सुनानी है शुरू वाली, असल जो स्टोरी है वो वाली, और वो बातें आपने बतानी है कि जो आपके साथ मिसबिहेव हुआ लोगों का, ठीक है, किस तरह लोगों के ताने सुने, कैसी कैसी मुश्किलात पेश आई, वो थोड़ा सा बताएं आज। हाँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। 2-3 मिनट की वो जो होती है ना, उसमें थीम जो है ना उसको कोई नहीं समझता। सारे वो अगर मैं बातें करने पे आऊँ तो वो तो घंटों लग जाएं तो ख़त्म नहीं होंगी, जिस तरह की लाइफ मैंने गुजारी है। तो अल्लाह का शुक्र है, जिस सफ़र पे मैं गामज़न थी वो मैंने तय कर ली है। लेकिन उसके दरमियान क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब 1.5 साल की थी, तब तो वो आपने सुना भी होगा स्टोरी में कि 1.5 साल की थी तब जब मुझे पोलियो हुआ था। उसके बाद फिर 6 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं नॉर्मल लोगों की बच्चों की तरह नहीं चलती, क्योंकि वो खेलते थे तो मैं बैठी रहती थी, तो मुझे पता चला कि मैं चल नहीं सकती। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडमिशन ले लिया स्कूल में। तो उसके बाद मैट्रिक तक मैं 17 साल की हो गई। तो 17 साल की एज में थी जब मेरी अम्मी अफसोस के लिए गई किसी के घर, किसी दूर पर एक रिश्तेदार थे उधर। तो उधर जिस आदमी की, जो मेरे शोहर थे, उनकी बीवी फौत हुई थी, तो अफसोस करने गई थी। तो उधर उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी और वो खुद रेलवे में मुलाजम भी थे। तो अम्मी मेरी ने सोचा होगा कि मेरी 7 बेटियां, 2 बेटे और मिडिल लोअर क्लास के हम थे। तो अम्मी ने उन्होंने बात की कहीं कि इस बंदे की हमने दोबारा शादी करनी है, क्योंकि हम सारे अपनी अपनी बीवी बच्चों वाले हैं, तो ये बेचारा भाभीयों के सर पे बैठा रहेगा, 50 साल की एज भी हो गई है, तो कोई ऐसी मिल जाएगा कोई रिश्ता तो हम कर लेंगे। मेरी अम्मी के ज़हन में ये ख्याल आया होगा कि मेरी बेटी माजूर है, पता नहीं कोई रिश्ता भी आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं सारी ज़िंदगी हमारे पे बैठी रहेगी, तो माँ बाप तो सदा साथ नहीं रहते। तो अम्मी ने कहा कि आके रिश्ता, इस तरह मेरी बेटी है तो आप देख लें, अगर आपको लगता है तो अच्छा लगता है तो कर लेंगे। सही। तो वो 2 दिन बाद आ गए। उन्हें और क्या चाहिए था, एक छोटी सी बच्ची, और कहाँ वो 50 साल एज, तो वो ओके करके चले गए। अब दिल ही दिल में मैं भी खुश थी कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। मिच्योरपन नहीं था उसमें, मुझे इतना नहीं था। उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े हैं, सही। ये बताया था कि उसकी बीवी फौत हुई है। तो मैंने कहा 8-10 साल बड़े होंगे, लेकिन खुशी मुझे हो रही थी जैसे दूसरी लड़कियों को भी होती है कि मेरी शादी हो रही है। उम्र इतनी पक्की नहीं थी। 17 साल की उम्र में बच्चियाँ ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं, इस तरह मैं भी। तो मैं, जब मेरी 3 माह बाद मेरी निकाह हुआ, जब शादी हुई, तो जब मैंने गाड़ी में बैठ के देखा ना कि फ्रंट सीट पे अगर मेरा दूल्हा है तो ये तो मेरे अब्बू से भी बड़े हैं, तो मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। मैं रोऊँ अब, चीख चीख के रोऊँ, तो मेरी देवरानियाँ मेरी अम्मी से भी बड़ी बड़ी थी, वो साथ बैठी, तो कहती हैं अब तो आपका गाँव बहुत दूर रह गया। मैंने कहा दिल में कहूँ कि मैं गाँव को थोड़ी रो रही हूँ, मैं तो ये रो रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मैं जब घर गई हूँ, तब भी उधर जो मेरे देवरों के बच्चे थे वो मुझसे बड़े बड़े थे, तो मैं बच्ची सी थी, छोटी सी। तो वो जब मुझे आके चाची कहें, कोई ताई कहे, तो मुझे बड़ा अजीब लगे। मैं कहूँ यार ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर अच्छे घरों की लड़कियाँ जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, वो ये सोचती हैं कि अब पीछे जाएंगे तो मेरी दूसरी बहनें जो छोटी छोटी हैं उन पर क्या असर होगा, और मेरे माँ बाप ने जो इतने पैसे खर्च करके मेरी शादी की है तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। फिर मैंने अपने आप की कुर्बानी दी, कंप्रोमाइज़ किया कि यही जीना मरना है, यहाँ ही रहना है।
1.5 साल बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ तो फिर मेरा दिल लग गया वहाँ के, मेरा बेटा था, सहारे माँ की औलाद जान होती है। फिर मैं ये सोच लिया था कि मैं यहाँ ही रहूँगी। और फिर मेरे 5 बच्चे हो गए, 9 साल के अंदर अंदर 5 बच्चे हो गए, 3 बेटे 2 बेटियाँ। 10 साल में उनकी डेथ होगी मेरे मियाँ की। असल सफ़र फिर वहाँ शुरू होता है कि जब मैं अस्पताल में थे, मेरे हस्बैंड दाखिल, तो मेरे देवर का बेटा आया तो उसने मुझे कहा कि चाची आप ज़रा बाहर चली जाएं, टैक्स आया है तो वो जमा करवाना है। तो वो कुछ आदमी भी साथ आए हैं तो उन्होंने मिलना भी है। मैं बाहर चली गई, वार्ड के बाहर चली गई। जब मैं आई तो वो जाने लगे, कह गए कि चली जाए आप अंदर। मैं चली गई। मैंने कहा कि वो मुझे नहीं उन्होंने कहा था टैक्स आया, मुझे उन्होंने कहा था कि हमने मिलने आए, महल्ले से कुछ लोग, तो आप बाहर चल गए। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा क्योंकि वो सही होश में नहीं थे, हिलाने पे होश आता था, अदरवाइज नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आए थे तो कहते नहीं वो कोई टैक्स आया है मार्केट का ना, वो जमा कराना था तो उस पर अंगूठे लगवा के लेके गए हैं। मैं कहा अच्छा, मैं भी समझी शायद ठीक ही होगा, मेरे ज़हन में ख्याल भी नहीं आया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर 3 माह 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहे हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। कभी म्यों अस्पताल में, कभी रेलवे अस्पताल में, कभी म्यों में, कभी रेल वाले उधर भेज देते थे, कभी उधर भेज देते थे। सही। इस सिलसिला में उनकी डेथ होती है। फिर हम घर आ गए, 40वां हुआ। फिर वो इद्दत के दिन थे, वो गुजरे। लेकिन उनका बिहेव जो ससुरालियों का था वो मेरे साथ बड़ा ना ख़राब होता जा रहा था, चेंज होना शुरू हो गया, ख़राब होता जा रहा था कि वो मुझे अच्छा नहीं समझते थे। बात बात पे बातें करना, ये करना वो करना। मैं समझती थी जब मैं अकेली हूँ तो ये तो होना ही है सब, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये जायदाद तो ले चुके मैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर एक दिन 6-7 महीने बाद उन्होंने क्या किया कि भैया आपका यहाँ है कि, मैंने कहा ना कि आप मेरी रजिस्ट्री और मेरे ये जेवर जो मेरे मियाँ ने रखवाए थे आपके पास, तो ये बच्ची ये संभाल नहीं सकती, तो आप मेरे मुझे दे दें। तो कहते कौन से जेवर और कौन सी रजिस्ट्री। जब मैं ज़रा बोली तो उन्होंने दिखा दिए पेपर के, भाई ये देखें। तो वाकई वो उनके नाम था सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं था वहाँ। फिर उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे मेरे जेठ के बेटे ने ना मेरा हाथ पकड़ के तो मुझे खींचा। अब मैं सही चल नहीं सकती थी तेज़, मैं नीचे बैठ गई, गिर गई समझ लो। उसने मुझे घसीट के बाहर फेंका। तो मैंने जल्दी से आवाज़ दी कि मेरा दुपट्टा दे दें। दुपट्टा फेंक दिया किसी ने, पता नहीं मेरी जेठानी ने फेंका, किसने मुझे नहीं पता। मैंने जल्दी से दुपट्टे में साथ लिया और मैं ना बैठ गई गली में। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ तो आज मैं मर जाऊँगी, तो यहाँ फिर इनसे मैं कहूँ, मैं उनको बार बार ये कह रही थी मेरे बच्चे तो मुझे दे दें, मेरे बच्चे तो मुझे दे दें, क्योंकि मैं उस वक्त इतनी कमज़ोर फील कर रही थी कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा, तो ये तो मुझे घर से निकाल देंगे, तो मैं कहाँ, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, क्या करूँ सोच। फिर मैं रोती थी कि मेरे बच्चे दें, मेरे बच्चे दें, मेरे बच्चे। मेरे इर्द गिर्द ऐसे तमाशा हो रहा था, ऐसे लोग इकट्ठे हो गए थे जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। तो मैं ना घुटनों में सर दिए रखा, मैं मुंह ही नहीं ऊपर किया। उसके बाद फिर 2 बच्चे मेरे एक देवर के घर थे, एक बेटी मेरी एक नंद की बेटी ने ली हुई थी। यानी उन्होंने ज़हन बनाया हुआ था कि बच्चों को हम रख लेंगे, इनको नौकर चाकर हमारे काम शाम करेंगे, तो इसको छोटी उम्र है, इसको धक्के मारो निकालो, ये तो कारी लेगी कहीं ना कहीं और। लेकिन मैंने ये सोच लिया था अब यहाँ बच्चे मुझे चाहिए या फिर मेरी आज ज़िंदगी का खात्मा ही होगा। फिर ना किसी ने उनको समझाया कि 5 घंटे हो गए, इतनी मई के दिन है, इतनी गर्मी में वो औरत धूप में बैठ के रो रही है, खुदा का खौफ करो, मरना नहीं है तुम लोगों ने। फिर पता नहीं क्या उनके रहम दिल में आया तो मेरे बच्चे भी बाहर निकाल दिए, लो ले जाओ, तो जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। फिर जब मेरे भैया जिंदा थे ना, तब मुझे शौक होता था, सलोन का सीखा था थोड़ा सा मैंने। तब वहाँ मेरे साथ एक लड़की सीख रही थी, तो उससे मेरी दोस्ती भी थी। उसने मुझे कहा था, जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तब उसने मुझे कहा था कि आगे क्या करोगी, तो मैंने कहा मेरा दिल चाहता है मैं सलोन खोल लूँ। तो उसने कहा कि ज़ुबैदा अगर तुम चाहो ना तो इधर मॉडल टाउन इस एरिए में ना मेरी पुप्पो का घर है, मैं उधर जाती रहती हूँ, उधर कोई सलोन नहीं है, अगर खोलोगी ना तो वहाँ चलेगा बहुत। अब मैं बच्चे उठाए तो उसके घर चली गई, रात में उसके घर रही। अगले दिन हम दोनों रिक्शे पे आई, आके हमने एक दुकान, ये दाता मार्केट जो है यहाँ 500 रुपये की दुकान ली किराए पे, नई बन रही थी ये मार्केट। तो एक फ्लैट लिया मैंने, उसका एक 1000 था किराया उस टाइम। तो मेरे मियाँ की ग्रेजुएटी मुझे 75,000 रुपये मिली हुई थी, वो मेरे पास थे पैसे।
उससे मैंने 14-15 हज़ार रुपया लगा के ना तो पार्लर में तो छोटे से पैमाने पे 500 की दुकान, छोटी सी दुकान थी, उसमें मैंने 2 चेयरें इस तरह रखू के ना पार्लर स्टार्ट कर दिया। 6 माह तक कोई क्लाइंट नहीं आया, कोई क्लाइंट किसी ने झांका भी नहीं। और कोई औरतें आती थी तो आके ये भी कहती थी कि हाँ हमारे बच्चे बता रहे थे कि यहाँ किसी औरत ने हमाम खोला है, कि लोगों को यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि सैलून और पार्लर और हमाम में कोई फ़र्क है। तो मैं अपनी हिम्मत तोड़ के रोज़ चली जाती थी, फिर रात को हिम्मत इकट्ठी करती थी तो सुबह आ जाती थी। इस तरह 6 महीने गुजर गए, कोई क्लाइंट नहीं आया। एक दिन एक आईब्रो आया, 15 रुपये मैंने कमाए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि या अल्लाह कोई तो आया। फिर मेरी हिम्मत जैसे बंद गई। फिर एक दिन छोड़ के कभी उन्होंने जाके बताया होगा, इस तरह आहिस्ता 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 क्लाइंट आना शुरू हो गया। पहली चांद रात मैंने 250 रुपये की लगाई, जबकि अब मैं लाखों तक जाती हूँ। तो 250 कमाया तो सच्ची लगे जैसे ईद हो गई मेरे बच्चों की आज तो इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात इतने हैं कि गिरना पड़ना आना। वो जो 6 महीने फिर मैंने वो क्लाइंट नहीं थे आते, जब वो जो मैंने गुजारे हैं ना वो बहुत मुश्किल थे। हर नज़र गंदी, हर चेहरा भेड़िए जैसा, और मैं डरपोक सी, एक दुबली पतली सी, गिरना, घुटनों से ब्लड निकल आना। बजाय उन्होंने वो बजाय इसके कि वो मेरी हिम्मत बताए, वो शूटिंग करना, फिर इसी तरह गिरते पड़ते ये सफ़र तय किया। एक टाइम वो भी आया कि 10 रुपये भी नहीं थे जेब में कि बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं। इसी तरह बस वो दिन गुजरे। नाज़रीन, अभी बात करते हुए थोड़ा सा जज्बाती हो गई है क्योंकि मामला इस तरह का है। आप आइडिया कर सकते हैं कि एक अकेली औरत 5 बच्चों के साथ, जिसका हस्बैंड भी जो है ना दुनिया से चला गया है और उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है, पास भी कुछ नहीं है, बच्चों को भी पालना है, अपनी भी ज़िंदगी है, और 5 बच्चों की ज़िम्मेदारी छोटी ज़िम्मेदारी नहीं होती, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो एक बच्चा जब भूख से बिल बिलाता है ना, तो वो माँ जानती है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। कोई आम बंदा या कोई आम शख्स तो इसका आइडिया भी नहीं लगा सकता है। तो आप आइडिया कर सकते हैं कि किन किन तकलीफ़ों से गुजर के ये यहाँ तक पहुँची हैं, किस तरह से इन्होंने सफ़र तय किया है। तो जब आपने पार्लर वगैरह बनाया, जब आप पार्लर वगैरह जाती थी तो उस टाइम माशाल्लाह आपकी एज भी मतलब 27-28 साल थी, तो बहुत से लोग आपको ऑफ़र भी करते होंगे, मतलब होल्डिंग भी करते होंगे आपकी मजदूरी की वजह से भी, और शादी की ऑफ़र भी आती होगी। दूसरी शादी नहीं की आपने? सोचा नहीं कि शादी करूँ? नहीं, देखिए मैं अगर इस तरह अपने बारे में सोचती तो फिर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाना था। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा कभी। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे तो शौहर मिल सकता था, मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलना था। तो इसलिए मैंने नहीं इस बारे में नहीं सोचा भी नहीं, शादी भी नहीं की, और इसी तरह ज़िंदगी जो है ना वो चलती रही। पार्लर अभी भी मौजूद है, उसी के ऊपर ही काम चल रहा है। बच्चे, हाँ, मेरी बेटी दुबई थी, दामाद और मेरी बेटी दुबई रहते थे, तो मैंने बेटी को फ़ोन किया कि पार्लर काफ़ी रनिंग में है और मेरे से अब काम नहीं होता है, तो लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो अब आप अगर आना चाहते हो पाकिस्तान तो आ जाओ। क्योंकि उसका हस्बैंड डेस्कॉन में जॉब करता था, उधर भी उन्होंने फिर इधर करवा लिया, इधर ट्रांसफ़र करवा लिया, और मेरी बेटी आई तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ये तुम संभालो अब, क्योंकि अच्छा चल रहा है, रनिंग में है और अच्छी अर्निंग भी हो रही है, तो एक चलता चलाया काम तो नहीं ना बंदा छोड़ सकता। अच्छा, अभी वहाँ बच्चों की शादियाँ हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अपने घर वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्चियाँ भी अपने घरों में बहुत खुश हैं, मेरे बेटे भी अपने घरों में बहुत खुश हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। बड़ा बेटा मेरा सऊदीया में है, और एक बच्ची मेरी ग्रैंड चार्टर में पढ़ाती है माशाल्लाह। कोई MPhil है, MA है, कोई BA है, इस तरह बस सारे अच्छे अल्लाह। और ये जितना भी सारे बच्चों को पढ़ाया, शादी की, ये इसी पार्लर से की? इस पार्लर से की। फिर मैंने उनकी शादियां बड़े अच्छे से की हैं, फिर ये घर बनाया है। अल्लाह का करम है, मुझ पर कोई कमी नहीं है। इस वक्त मुझे अपने लिए मैं नहीं मांगती। मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया जो आप बताएं लोगों को कि उसको सब्सक्राइब करें। जी जी, मैं ज़रूर बताता हूँ। नाज़रीन, चैनल का बताने से पहले आप आइडिया करें कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी अपनी ज़िंदगी में, कि उस पार्लर पे जहाँ 6 माह तक कोई कस्टमर ही नहीं था,
और 6 माह के बाद एक आईब्रो का कस्टमर आया और 15 रुपये इसकी अर्निंग हुई तो इनको कितनी खुशी हुई। और उसके बाद वही पार्लर फिर चलता गया आहिस्ता आहिस्ता, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। मतलब 6 माह अगर काम ना चल रहा हो तो बहुत सारे लोग जो है ना वो काम चेंज कर लेते हैं, या हालात मतलब ठीक ना हो तो बहुत सारे हमने लोग देखा कि खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार मैंने भी काट ली थी वेन, ये देखिए, वेन लेकिन मरी नहीं थी। वेन काट ली इन्होंने भी डिसार्ड हो के ज़िंदगी से। तो लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं यार मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना है, और सारी ज़िंदगी जो है ना बच्चों के लिए वक्फ़ कर दी। और इसी पार्लर से बच्चों को जो है ना वो अच्छी तालीम दी है। जैसे उन्होंने बताया कि कोई किसी ने MPhil किया है, कोई MA है, कोई इस वक्त सारे अपने अपने घरों में खुश हैं, शादियाँ भी उन्होंने कर दी हैं, ये घर भी बनाया है और ये सारा इसी पार्लर से बनाया है। तो कितनी स्ट्रगल होगी, कितनी तकलीफ़ें होंगी, इसका आइडिया बड़े बखूबी लगा सकते हैं। और जैसे उन्होंने चैनल की बात की, चैनल उन्होंने बनाया है ज़ुबैदास लाइफ के नाम से, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और जितनी भी इनकी वीडियोस आएंगी उनको जो है वो आपने लाजमी देखना है, और लाइक कमेंट जो भी आप कर सकते हैं शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, ताकि इनके चैनल जो है वो जल्दी ग्रो कर सके। तो इनकी स्टोरी वो कैसी लगी है कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।